अगर आपको पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी देख के चिंता हो रही है, तो आज का ये सेगमेंट जो है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे साथ हैं जी चोक्कलिंगम, फाउंडर हैं ये इक्विनॉमिक्स रिसर्च के, मार्केट वेटरन हैं और ये कुछ सवाल जो आपके मन में हैं, उनका जवाब जो है हमें देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल जो आ रहा है कि देखिए भारत के शेयर बाजार के लिए आगे जाके क्या रोड मैप होने वाली है? क्या ये अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए? क्या बुल रन ओवर हो गया है? काफ़ी सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्या बुल रन खत्म हो गया है? क्या कहेंगे आप जो इन लोगों को चिंता हो रही है उनको? नमस्कार। डॉक्टर बुल रन खत्म नहीं हुआ, करेक्शन आ गया। हमारा मार्केट सितंबर महीने में लास्ट ईयर ओवरऑल मार्केट कैप 484 लाख करोड़ टच किया। मोदी जी 2014 प्राइम मिनिस्टर आने के टाइम 85 लाख करोड़ था। वहां से 85 लाख करोड़ से 484 करोड़ ला गया। 400 लाख करोड़ एडिशन हुआ 10 साल में। ये बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम क्या, ज्यादा आईपीओज आ गया, ज्यादा आईपीओज ओवर प्राइस था। पी रेशियो 60, 80, 100, एक स्टॉक का पी रेशियो इवन 1000 था। सो ऐसा मार्केट ये 40 साल में मैं देखा नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या, ज्यादा ओवर प्राइस आईपीओस आया। सेकेंडरी मार्केट में भी नया बिजनेस, डिजिटल बिजनेस, न्यू एज बिजनेस, वो कंपनी को 80-100 पी मिला। सो प्रॉब्लम क्या हो गया, फाइनली द लिक्विडिटी इश्यू आया। एफआईज आर सेलिंग एवरी डे एंड वो लोग को पैसा शिफ्ट किया सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट को। लास्ट 24 साल में एक 1.21 लाख करोड़ सेकेंडरी मार्केट में सेल किया, 1.2 लाख करोड़ प्राइमरी मार्केट में खरीद दिया। तो उन लोग को प्राइमरी मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट मिला, सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी ड्रेन हो गया। सो एफआई सेलिंग ओवरऑल लिक्विडिटी ड्रेन हो गया सेकेंडरी मार्केट में। जो ज्यादा वैल्यूएशन में ज्यादा नया इन्वेस्टर आया, पूरा 2024 में एवरी वीक कम से कम 7 लाख से 10 लाख नया इन्वेस्टर्स मार्केट का आया। वो लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग ज्यादा न्यू एज कंपनी, डिजिटल कंपनी, नया नया आईपीओ कंपनी लिस्टिंग होने के बाद 80 पी में 100 पी में लिया। सो क्या हो गया, ऐसा स्टॉक्स अभी ये 2 महीने करेक्शन में, डीप करेक्शन में 30% इवन 70% नीचे आ गया। तो इसके लिए पूरा मार्केट में लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है। डीप करेक्शन आया, एक करेक्शन जनवरी महीने पूरा कंटिन्यू हो सकता। क्यों? एफआईआईस वो बजट का पहला मार्केट वीकनेस होता है, वो साइडलाइन में बैठते हैं, वो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो तो उनको बजट का फाइन प्रिंट प्रपोजल, क्या प्रपोजल वो देखना चाहिए, एनालाइज करना, उसके बाद बड़ा बेट लेते हैं। सो इसके लिए जनवरी पूरा वीकनेस हो सकता है, फरवरी मार्च में भी कंटिन्यू हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वो कैसे परस्यू कर रहा बजट, देन ट्रम्प कैसे इंडिया को फेवर करता और इंडिया को ज्यादा ड्यूटी डालता क्या। सो देन थर्ड फैक्टर ऑयल प्राइस है। लास्ट ईयर में ऑयल प्राइस 52 वीक हाई से 20% नीचे आया, अभी नीचे से 15% ऊपर आया। तो वो इंडिया को बहुत महंगा है। हमारा ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस हाईएस्ट है दुनिया में। सो ये 3-4 फैक्टर में जनवरी के बाद भी वीकनेस हो सकता पॉसिबिलिटी है। जी, तो बिल्कुल। तो कुछ जी, बट बिल्कुल, तो कुछ वीकनेस, कुछ वॉलेटिलिटी जो आप बोल रहे हैं, पर ये बुल रन खत्म नहीं हुआ है, आप ये बोल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारे फैक्टर्स पर नज़र रहेगी। डोनाल्ड ट्रम्प जब अपनी ड्यूटीज़ का चार्ज लेंगे अमेरिकन प्रेज़िडेंट के तौर पर और जो है बजट 2025 इस सब पर जो है नज़र रहेगी। लेकिन अब एक और सवाल जो आ रहा है, वो ये है कि फिर डोनाल्ड ट्रम्प जब यूएस प्रेज़िडेंट इलेक्ट जो हैं, जब वो अपनी ड्यूटीज़ अज़्यूम करेंगे, चार्ज लेंगे एज़ यूएस प्रेज़िडेंट, तब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? किस सेक्टर्स पर नज़र डालनी चाहिए? तो जो लोग ये जानना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सो बिफोर दैट एक एक डिफरेंस है, ये बुल रन खत्म नहीं हुआ। ये 64 लाख करोड़ नीचे आ गया। आप देखते 13% करेक्शन है। ये 13, 15, 20% करेक्शन 3 साल 4 साल पे एक बार इंडिया में होता। ये ऐसा रिपीट होता, वापस रिकवरी होता। सो ये बुल मार्केट खत्म नहीं हुआ।
एक डीप करेक्शन हुआ। सेकंड, फर्स्ट टाइम इंडिया में इवन नाउ एवरी वीक 7 से 10 लाख नया इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 21 करोड़ इन्वेस्टर बेस टच हुआ। सो वो लोग सपोर्ट करेगा मार्केट को। इवन इफ एफआईस आर सेलिंग, द रिटेल इन्वेस्टर्स विल कंटिन्यू टू सपोर्ट। सो देयरफॉर 2026 फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा होप है, मार्केट रिकवर हो जाएगा, ज्यादा बुल रन भी हो सकता है। बट किधर इन्वेस्ट करना, अभी शॉर्ट टर्म कम से कम 3 महीने से 6 महीने स्मॉल एंड मिड कैप में फोकस करना। क्यों? ये लार्ज कैप में ज्यादा ब्रॉड सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है अभी शॉर्ट टर्म में। सीमेंट सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, एफएमसीजी में वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में हो रहा है, आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट्स डॉलर टर्म में सिंगल डिजिट में हो रहा है। सो सेंसेक्स एंड निफ्टी 30-50 स्टॉक्स में बड़ा सेक्टर 4-5-6 सेक्टर में प्रॉब्लम है। कम से कम 6 महीने ले सकते हो डबल डिजिट ग्रोथ आने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन बजट। बट स्मॉल कैप में क्या हो रहा है, अभी 4,200-300 स्टॉक्स हमारा कंट्री में लिस्टिंग हुआ। इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्टिंग। उसमें कम से कम 4,000 स्टॉक स्मॉल कैप है। ये यूनिवर्स में ज्यादा ग्रोथ स्टोरी मिल रहा है, अभी भी ज्यादा डीप वैल्यू स्टोरीज है, ज्यादा रिच इन्वेस्टमेंट स्टोरीज है, ज्यादा लैंड बैंक स्टोरीज है। सो कम से कम 50% से 70% इक्विटी एलोकेशन में मार्च तक फेज्ड मैनर में ये स्मॉल कैप यूनिवर्स में इन्वेस्ट करना। वो इन्वेस्ट करने के टाइम 3 फैक्टर्स कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक ही वैल्यूएशन कंफर्ट जोन है, सेकंड मैनेजमेंट क्वालिटी, थर्ड बैलेंस शीट क्वालिटी। बैलेंस शीट क्वालिटी मतलब ज्यादा डेट होना चाहिए, ज्यादा वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस होना चाहिए। सो ये 3 पैरामीटर देख के आप लोग मार्च तक इन्वेस्ट करते हैं। FY26 में 100% अच्छा अपॉर्चुनिटी वेल्थ क्रिएशन को मिलेगा। इंडियन मार्केट में ऐसा 3 साल के एक बार, 4 साल के एक बार ऐसा हुआ 15% 20% करेक्शन। बट आप सोचिए, हिस्टोरिकल एविडेंस है, अल्टीमेटली रिकवरी हुआ। अल्टीमेटली इंडेक्स का, सेंसेक्स निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का कर्व ऊपर ही जाता है इंडिया में। बिकॉज इंडिया में 6.5 to 7% ग्रोथ जरूरी हो सकता। वो दुनिया में the fastest growth है among major economies. So also investor base ज्यादा है, इतना investor base ज्यादा countries में नहीं है। So opportunities plenty है, but meanwhile short term में थोड़ा pain accept करना चाहिए। अच्छा, जी बिल्कुल। अब काफ़ी सारे और भी सवाल आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा बजट 2025 पर भी काफ़ी लोगों की नज़र है। अब बजट से पहले कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस सेक्टर्स को देखना चाहिए, और बजट 2025 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरा एक्सपेक्टेशन बजट में लॉट ऑफ कंसेशन मिडिल क्लास को देना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, अभी जीडीपी ग्रोथ 6.4-6.5 आया FY25 को। मेजर प्रॉब्लम क्या है, यूनाइटेड नेशन एंड IMF बोल रहे हैं FY26 में भी थोड़ा वीकनेस हो सकता है ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ। सो हमको कम से कम 7% जीडीपी ग्रोथ चाहिए फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मोमेंटम मेंटेन करने के लिए हमको 7% ग्रोथ चाहिए। तो मेरा ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये टाइम फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ज्यादा पैसा पब्लिक हाथ में दे देगा इनडायरेक्टली, नॉट सब्सिडी, इनडायरेक्टली थोड़ा टैक्स कंसेशन। हम लोग को जीएसटी बहुत सक्सेसफुल हो गया, ज्यादा कलेक्शन आ रहा है। वो जीएसटी टैक्स है ओवर आ रिच कॉमन है, फूड आइटम्स नेसेसिटी पूरा लोग सेम टैक्स देते हैं। सो इस उसका कॉम्पनसेट करने के लिए सक्सेस होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर इनकम टैक्स देखना चाहिए, उधर डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए, सीनियर सिटीजन का कम करना चाहिए। हम लोग इनपुट क्रेडिट देते इंडस्ट्री को, ऐसा कॉन्सेप्ट पब्लिक को भी थोड़ा हेल्प करना। कैसे इंश्योरेंस का जीएसटी निकालना, उनका इंश्योरेंस पेमेंट लाइक इनपुट क्रेडिट ऐसा ट्रीट करना
पब्लिक को भी। तो ये साल में FY25 में पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा परफॉर्म किया कंपेयर टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। सो सिंगल मोस्ट एजेंडा थोड़ा ज्यादा कंसेशन देना है, वो ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम रिलीज करना पब्लिक को। वो करते हैं ऑटोमेटिक जीडीपी ग्रोथ आएगा। अभी हमारा प्रॉब्लम सप्लाई नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, हमारा प्रॉब्लम डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड। वो रूरल अर्बन डिमांड थोड़ा लिफ्ट करना, ये लिफ्ट करने के लिए टैक्स कंसेशन देना है। इवन एसएमई का बाईबैक का टैक्स कम करना, डिविडेंड टैक्स एसएमई का कम करना, सीनियर सिटीजन को डिपॉजिट टैक्स ऑन डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कम करना, डायरेक्ट इनकम टैक्स कम करना। सो बिकॉज जीएसटी बहुत अच्छा सक्सेस हो गया, सो वो इक्वल है ट्रीटमेंट है किसको भी। तो इसके लिए डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा कंसेशन देके डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करके एग्रीगेट डिमांड लिफ्ट करना, वो करने के बाद ऑटोमेटिकली 7% जीडीपी ग्रोथ हमारा कंट्री में आ जाएगा। जी, बिल्कुल। तो ये तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट 2025 से। लेकिन एक आखिरी सवाल, काफ़ी लोगों के मन में ये भी है कि क्या 2025 एक ऐसा साल होने वाला है, जब भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में जो स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके लिए एक तरह से एक रियलिटी चेक हो सकती है, तो उनको आप क्या कहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ज्यादा लोग डिस्कस नहीं करते हैं। एक इंसाइट है इंडिया को पेक्यूलियरली। आप देख लीजिए, दुनिया को पेन आता, इंडिया को भी आता, बट इंडिया को गेन भी है। वे बोलते हैं ग्लोबल पेन इज इंडियाज गेन। दोनों है, पेन है, ज्यादा गेन भी है। कैसे? आप देख लीजिए लीमन क्राइसिस 2008-9, इसके बाद 2016 जनवरी फरवरी पूरा दुनिया में डिप्रेशनरी कंडीशन था। देन कोरोना टाइम आया। ये 3 इवेंट में बड़ा गेन क्या, ऑयल प्राइस क्रैश हो गया। एक साल में हमको कम से कम $60 बिलियन भी हमारा इंपोर्ट ऑयल बिल कम हो गया। सो लीमन क्राइसिस में, कोरोना टाइम पे 2016 डिप्रेशनरी कंडीशन में हमको ऑयल, मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल पूरा हमको चीप रेट में मिला। ज्यादा पैसा सेव हो गया, ज्यादा पैसा रिलीज हो गया, इंपोर्ट बिल कम हो गया। सो हमारा बड़ा प्रॉब्लम ऑयल प्राइस है। ये बुल मार्केट में हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल $150 बिलियन भी होता है एक साल में। सो हमको $50-60 बिलियन कम होता है ऑयल बिल बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम। हमको ज्यादा बेनिफिट करता है, इन्फ्लेशन रेट कम होता है, फॉरेक्स रिजर्व इंप्रूव होता है, एक्सचेंज रेट इंप्रूव होता है। ये 3 इंसिडेंट में हुआ ऐसा फाइनली, प्रोसेस में नहीं है। फाइनली ऑयल प्राइस 13 ईयर लो, 7 ईयर लो आने के बाद हमको ज्यादा बेनिफिट मिला। ये ऑयल प्राइस, मेटल प्राइस, इवन फर्टिलाइजर इनपुट प्राइसेस, फास्फोरिक एसिड, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, वो तीनों कॉरलेटेड है। सो दुनिया में प्रॉब्लम आने के बाद ये तीनों क्रैश हो गया, इंडिया को ज्यादा रिलीफ दिया। सो पेन है बट रिलीफ में मिलेगा। सो दैट इज व्हाई every time after the crash our economy was the first one to come back to fastest to GDP growth. So मेरे को 100% confidence है, we are better positioned to manage the forthcoming global pain. ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और हमारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को। काफ़ी सारे लोग जिनके मन में ये सारे सवाल थे, उनके ये सारे सवाल जो हैं आपने उनका जवाब दिया और आने वाले समय में शेयर बाज़ार पर, डोनाल्ड ट्रंप के टेकओवर पर और बजट 2025 पर हमारी नज़र रहेगी।